गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो चंद्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम स्वतंत्रता का नेक्स्ट पार्ट, इससे पहले हम स्वतंत्रता की परिभाषा, स्वतंत्रता क्या होती है, ये किस शब्द से निकला हुआ है, इसके कितने प्रकार हैं, इन सबको हमने पढ़ लिया है। ठीक है? तो आज हम स्वतंत्रता का अगला क्रम स्टार्ट करेंगे। जहाँ से हमारी क्लास खत्म हुई थी, वहीं से हम अपनी क्लास को फिर से स्टार्ट करेंगे। हमारी क्लास यहाँ से खत्म हुई थी नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। नकारात्मक स्वतंत्रता के तहत हमने बताया था कि इसे नकारात्मक परंपरावादी जो या फिर जो उदारवादी हैं, किस प्रकार के उदारवादी, परंपरावादी उदारवादी या नकारात्मक उदारवादी, या फिर इन्हें हम शास्त्रीय उदारवादी कहते हैं। ये इसके समर्थक विचारक हैं। शास्त्रीय उदारवादी इसके समर्थक विचारक हैं, जिनमें कौन-कौन से प्रमुख विचारक हैं? तो इसमें जॉन लॉक प्रमुख हैं, थॉमस हॉब्स प्रमुख विचारक हैं, हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं, ये प्रमुख विचारक हैं, एडम स्मिथ हैं, एडम स्मिथ हैं, ठीक है? इसके अलावा यदि हम इसमें दूसरे पार्ट को बताएं तो स्वेच्छातंत्रवादी जो आधुनिक काल में जो समकालीन उदारवादी हैं, उसमें स्वेच्छा इच्छातंत्रवादी विचारक नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। इसमें जेएस मिल भी हैं, जेएस मिल है, बेंथम भी हैं, ठीक है। वहीं इच्छा स्वेच्छातंत्रवादियों में कौन है? एफ ए हेयक हैं, मिल्टन फ्रीडमैन हैं, फ्रीडमैन है, आइजिया बर्लिन है, हेयक है, फ्रीडन है, बर्लिन है, तो आदि जो विचारक हैं, ये किससे संबंधित हैं? ये सारे विचारक नकारात्मक स्वतंत्रता यानी स्वेच्छातंत्रवादी जो समकालीन उदारवाद है, शास्त्रीय उदारवाद का जो शास्त्रीय उदारवाद को फॉलो करता है, वो स्वेच्छातंत्रवादी ये विचारक किसे मानते हैं? नकारात्मक स्वतंत्रता को मानते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता जहां पर क्या हो, पूरी तरह से बंधनों का अभाव हो, वहां पे पूरी तरह से बंधनों का अभाव हो, राज्य कम से कम सार्वजनिक मामलों में हस्तक्षेप करता हो, ठीक है, खुली बाजार व्यवस्था हो, जहां पे प्रतिस्पर्धा हो, पूंजीवादी व्यवस्था हो, तो ये कुल मिला के पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करते हैं। ठीक है, तो ये जो है इन्हें हम किस श्रेणी में रखते हैं, तो एक एक करके हम इनके विचारों को नॉर्मली जानेंगे, जहां से प्रश्न भी आते हैं आपके कि कौन से विचारक क्या कहते हैं स्वतंत्रता को लेकर, उनकी क्या मान्यताएं हैं, क्या धारणाएं हैं। ठीक है, उसके अलावा यदि हम सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो ये सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। यहाँ पर राज्य जो है युक्ति युक्त प्रबंध लगा सक बंधन लगा सकता है, युक्ति युक्त बंधन लगा सकता है। ठीक है, यहाँ पर लोगों के कल्याणकारी व्यवस्था के लिए राज्य कुछ नियम बना सकता है। ठीक है, समानता स्थापित करने के लिए कुछ नियम बना सकता है। अब इसमें कौन कौन से विचारक आते हैं, तो इसमें एक तो आदर्शवादी विचारक आते हैं, ठीक है, जिसमें है हीगल है, टी एच ग्रीन है, कांट हैं, ये विचारक आते हैं। दूसरे कैटेगरी के विचारक हैं तो आधुनिक उदारवादी विचारक हैं, आधुनिक उदारवादी, या जिन्हें हम सकारात्मक उदारवादी विचारक भी कहते हैं, जिसमें कौन कौन से विचारक हैं? लास्की हैं, मैकाइवर हैं, किन्स हैं
और ऐसे विचारक हैं जिन्हें हम सकारात्मक उदारवाद में रख सकते हैं। अगले कैटेगरी के जो विचारक हैं वो कौन है? समकालीन उदारवादी। समकालीन उदारवादी या समतावादी, जिन्हें हम क्या कहते हैं? समतावादी ही कहते हैं। अब इनमें कौन-कौन से विचारक आते हैं? तो ये समझो समतावादी हैं, इनमें जॉन रॉल्स आते हैं, अमर्त्य सेन आते हैं, के आला डोरकिन है। ये कुछ विचारक हैं जो किससे संबंधित है? स्वतंत्रता के समतावादी विचारक, जो वर्तमान समय में सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर है या सकारात्मक उदारवाद के पक्षधर है। ठीक है, तो अब इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक विचारक हैं वो स्वतंत्रता के बारे में उन क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, जहां से प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे परंपरावादी जो विचारक हैं इनके बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम लोग स्वेच्छातंत्रवादी जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। प्रश्न आपके स्वेच्छातंत्रवादी से भी पूछे जाते हैं और परंपरावादी या शास्त्रीय उदारवादियों से भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नकारात्मक उदारवाद में जो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचारक हैं, समर्थक विचारक हैं, उनमें हम जो शास्त्रीय उदारवादी हैं, शास्त्रीय या जिन्हें हम परंपरावादी उदारवादी कहते हैं, जिनमें कौन-कौन से प्रमुख विचारक हैं? हॉब्स हैं, जॉन लॉक हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, एडम स्मिथ हैं, जेएस मिल हैं। तो इनकी हम चर्चा करेंगे कि ये क्या कहते हैं। देखिए थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि हॉब्स क्या कहते हैं। हॉब्स की पुस्तक हम सभी को पता है, इनकी प्रमुख पुस्तक है लेवियाथन, जिसमें इन्होंने जो सामाजिक समझौता किया जिससे निरंकुश राजतंत्र की उत्पत्ति होती है। ये कहते हैं ये पूरी तरह से बंधनों का अभाव, ये मानते हैं कि स्वतंत्रता वहीं पर होगी जहां पे पूरी तरह से क्या होगा? बंधनों का अभाव होगा। इन्होंने स्वतंत्रता को कानूनों की चुप्पी के रूप में परिभाषित किया है। यानी कि पूरी तरह से बंधनों के अभाव को हॉब्स क्या कहते हैं कि जहां पे पूरी तरह से बंधनों का अभाव होगा तो वहां पे क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कानूनों की चुप्पी के रूप में ये परिभाषित करते हैं स्वतंत्रता को, अर्थात ये बंधनों के अभाव के रूप में, बंधनों का पूरी तरह से अभाव। अब यदि इनकी स्वतंत्रता की बात की जाए तो इनकी स्वतंत्रता में क्या होगा? इनकी स्वतंत्रता में अराजकता अधिक होगी, निरंकुशता अधिक होगी। ये शारीरिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे ये शब्द इंपॉर्टेंट है आपका, कानूनों की चुप्पी के रूप में स्वतंत्रता और बंधनों के अभाव के रूप में जो थॉमस हॉब्स है ये क्या करते हैं? स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं कि विरोधों की अनुपस्थिति, विरोध की अनुपस्थिति में क्या होता है? विरोधों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता होती है। यानी कि किसी प्रकार का विरोध ना हो, वहीं पे स्वतंत्रता होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम जो स्वतंत्रता को पढ़ रहे हैं वो इनके दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं कि सारे जो विचारक है उनको उनका स्वतंत्रता को लेकर उनके क्या मत है, स्वतंत्रता को लेकर वो क्या कहते हैं। हमारे जो हम जिस समय में हम रह रहे हैं हमारे लिए स्वतंत्रता और इनके लिए जिस कॉन्सेप्ट में ये स्वतंत्रता बता रहे हैं, ये राज्य के संदर्भ में स्वतंत्रता की बात करते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता जैसे हम लोग भी प्रयोग करते हैं ना कि हम स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्रता का वास्तविक मीनिंग क्या होता है कि जहां पे इसमें स्वतंत्रता में हम कई पक्ष को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे ये कहा जाए, अगर इनके हिसाब से यदि हम देखें कानूनों की चुप्पी या विरोधों की अनुपस्थिति, यानी कि हम कुछ भी करें हमें कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हम तो कुछ भी मनमाना कर सकते हैं, इससे तो दूसरों की स्वतंत्रता को हानि पहुंचेगी। तो जब दूसरों की स्वतंत्रता को हानि पहुंचेगी तो एक को तो स्वतंत्रता मिल रही है लेकिन अगले की क्या हो रही है? अगले को उसकी हानि मिल रही है। ठीक है, तो एक व्यक्ति की
स्वतंत्रता यहाँ पर स्वतंत्रता का आशय ये है कि सभी को क्या मिले, ऐसी स्वतंत्रता जिसमें दूसरों को बाधा ना पहुंचे। हम अपनी स्वतंत्रता का उतने हद तक प्रयोग करें जिससे कि दूसरे की स्वतंत्रता को हानि ना पहुंचे, यही मेन स्वतंत्रता का अर्थ होता है। और विचारक भी इसी प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए सबका दृष्टिकोण अलग है। हॉब्स किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं? हॉब्स पूरी तरह से बंधनों के अभाव को ही क्या मानते हैं? स्वतंत्रता मानते हैं। कानूनों की चुप्पी, विरोधों की अनुपस्थिति और बंधनों का अभाव के रूप में ये स्वतंत्रता को परिभाषित करते हैं। अब देखिए आते हैं हम दूसरे विचारक की ओर, नकारात्मक ही स्वतंत्रता में जो शास्त्रीय परंपरावादी विचारक जॉन लॉक, जिन्हें उदारवाद का जनक भी कहा जाता है, वो स्वतंत्रता को लेकर उनकी क्या मान्यता है, वो क्या कहते हैं? तो देखिए जॉन लॉक जो हैं, इनकी प्रमुख पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑन गवर्न टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, सरकार के साथ दो समझौते, जिसमें ये क्या मानते हैं, जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है। यानी कि कानूनों को ये आवश्यक मानते हैं। ठीक है, तो ये कानूनों को क्या कहते हैं कि कानून जहां पे है वहीं पे क्या हो सकती है, स्वतंत्रता हो सकती है। तो ये स्वतंत्रता को क्या मानते हैं, जहां कानूनों के अभाव में कोई स्वतंत्रता नहीं होगी। जहां कानून है वहीं क्या है, वहीं स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये कानून को मानते हैं कि क्या है, कानून एक तरीके से ये स्वतंत्रता में इस बात पर जोर देते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित न करे। ठीक है, ये तीन प्रकार की स्वतंत्रता, प्राकृतिक, ये तीन प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, जिसे ये सार्वभौमिक सार्वभौमिक अधिकार या सार्वभौमिक स्वतंत्रता कहते हैं। जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, तीन प्रकार के अधिकार जिन्हें ये सार्वभौमिक अधिकार मानते हैं, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता को कौन मानते हैं, तो जॉन लॉक। ठीक है, ये कहते हैं कि स्वतंत्रता में दूसरों को हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। ठीक है, ये कहते हैं कि ये स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर करते हैं। स्वतंत्रता व स्वच्छंदता में अंतर करते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता उतने हद तक आप उसका प्रयोग करिए जिसमें दूसरों को हानि न पहुंचे। ये कौन कहता है, जॉन लॉक कहता है। स्वतंत्रता का प्रयोग हम वहीं तक करेंगे जिसमें दूसरों को हानि न पहुंचे। ठीक है, तो ये जॉन लॉक कहता है कि जहां कानून है वही स्वतंत्रता है। अब यहाँ पे अपोजिट, अगर परीक्षा में प्रश्न आता है तो उसी प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। हॉब्स कानूनों की चुप्पी के रूप में स्वतंत्रता को स्वीकार करते हैं, अविरोधों की अनुपस्थिति के रूप में, बंधनों के अभाव के रूप में। वही जॉन लॉक किसके रूप में, जहां कानून है वही स्वतंत्रता है की बात करते हैं। वहां पे तीन अधिकार को सार्वभौमिक अधिकार मानते हैं। तीन प्रकार के जो अधिकार हैं, जीवन का, संपत्ति का और स्वतंत्रता का। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये संपत्ति के अधिकार को सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं, इसलिए ये नकारात्मक उदारवादी में आते हैं। क्योंकि यहाँ पर संपत्ति पर राज्य जो है पूरी तरह से क्या करेगा, व्यक्ति को अधिकार है कि वो जितना अगर अपने श्रम से वो प्राप्त कर सकता है, वो उतना उस संपत्ति को प्राप्त करने का उसे अधिकार है। लेकिन यहाँ पे जॉन लॉक यहाँ पर लॉकियन शर्त रखते हैं। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति उतना ही प्राप्त करेगा अपना श्रम करके कि उसमें कुछ वो प्राकृतिक जो चीजें हैं उसको दूसरों के लिए भी वो छोड़ दे, ताकि दूसरा व्यक्ति भी श्रम कर सके। तो इतना तो वो छोड़ ही दे कि दूसरा व्यक्ति भर भी आकर श्रम कर सके। जैसे आज के डेट में यदि हम कहें तो जैसे है ना सस्टेनेबल ग्रोथ है, जिसमें क्या है कि सब मतलब सबके लिए छोड़ा जाए। हमारी जो पीछे आने वाली पीढ़ी है, हम उनके लिए भी कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में चीजें छोड़ के रखें जिसका वो प्रयोग कर सके। ऐसा ना हो कि सारा दोहन हम ही कर ले और हमारी पीछे की पीढ़ी कुछ भी ना कर पाए। तो इसी प्रकार से लॉकियन शर्त भी लगाते हैं संपत्ति पर।
ठीक है, तो ये तो हो गया हॉब्स और ये हो गया लॉक। अब आइए अगले विचारक की ओर हम लोग चलते हैं और अगला विचारक है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, इनकी पुस्तक है मैन वर्सेस स्टेट। इनकी पुस्तक है मैन वर्सेस स्टेट, जिसमें ये किसका समर्थन करते हैं, जिसमें ये रात्रि प्रहरी राज्य का समर्थन, रात्रि प्रहरी राज्य का समर्थन करते हैं। कौन? हर्बर्ट स्पेंसर रात्रि प्रहरी राज्य का समर्थन करते हैं। इनका एक कोटेशन है कि अगर अपराध है, समाज में अपराध है, इसीलिए क्या है, राज्य का अस्तित्व है। समाज में अपराध है, अतः राज्य, यानी कि यदि राज्य में अपराध, समाज में अपराध है, इसीलिए राज्य है, और यदि अपराध ना होता तो राज्य ना होता। इनका कहने का तात्पर्य, इन्हें इस राज्य के कार्य को बहुत सीमित कर दिया। इन्होंने कहा राज्य के केवल 3 कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं? एक तो वो बाह्य आक्रमणों से हमारी रक्षा करेगा, बाह्य आक्रमणों से राज्य सुरक्षा करेगा। दूसरा, वह शांति व व्यवस्थाओं को बनाए रखेगा। तीसरा, वह न्याय की स्थापना करेगा। तो ये राज्य के बहुत सीमित कार्य को बताते हैं। कहते हैं राज्य का कार्य क्या है, केवल सुरक्षा प्रदान करना। बाकी मामलों में वो राज्य जो है व्यक्ति को क्या छोड़ दे, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दे। ये डार्विन के योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत करते हैं। योग्यतम की, इन्होंने डार्विन के सिद्धांत को लागू किया है। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत ये प्रस्तुत करके बताते हैं कि जैसे जीव जंतु जो होते हैं, क्यों वो लुप्त हो रहे हैं, क्योंकि उनका जो है वो मतलब कि वो योग्य नहीं है, वो अपनी परिस्थिति के साथ अनुकूलन नहीं करने की क्षमता उनमें नहीं है, अतः वो लुप्त होते जा रहे हैं, वो नष्ट होते जा रहे हैं, उनमें वो योग्यता नहीं है। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति में, जो व्यक्ति अर्थात जो समाज है, इस समाज में जो व्यक्ति जितना योग्य होगा वो क्या करेगा, वो अपनी स्वतंत्रता का उस हिसाब से प्रयोग करेगा। राज्य को कोई अधिकार नहीं कि वो उसको क्या करे, कि जो योग्य नहीं है उसको हम आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए कल्याणकारी योजनाएं लाएं या दूसरे की स्वतंत्रता को नष्ट करे, समानता स्थापित करने के लिए खुला छोड़ दीजिए। जो जितना योग्य होगा वो क्या करेगा, उतना वो प्राप्त कर लेगा। ऐसा कौन मानते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर मानते हैं कि जो योग्य होगा वो उसको प्राप्त करेगा, राज्य इसमें हस्तक्षेप न करे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत लागू होता है, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। ठीक है, केवल राज्य का कार्य कितना है, राज्य अस्तित्व में है क्योंकि अपराध है, इसलिए उनका काम केवल सुरक्षा और शांति को बनाए रखना है, न्याय की स्थापना करनी है, बस। उसके अलावा कोई भी ये जो कल्याणकारी कार्य करते हैं, जिसमें गरीबों के लिए, उन भूखों के लिए या किसी के लिए जो भी कार्य राज्य व्यवस्थाएं करते हैं, ये इनका कार्य नहीं है। इनका काम केवल है, क्या है, इनका काम केवल रात्रि प्रहरी, जैसे रात में कोई हम पैसा देते हैं तो एक प्रहरी होता है ना, रात में वो करता है कि हमारी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करता है, उसके बदले हम उसको टैक्स देते हैं। उसी प्रकार से ये राज्य को परिभाषित करते हैं कि राज्य का बस उतने क्षेत्र तक काम है, उसके अलावा राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखिएगा, ये प्रश्न यहाँ से उत्तरजीविता का सिद्धांत किसका है, हर्बर्ट स्पेंसर का। ये 3 बातें कहते हैं, बाह्य आक्रमण, शांति व व्यवस्था और न्याय की स्थापना की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले विचारक की ओर। तो ये यहाँ पर यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग उदारवाद में आएंगे तब इनको और भी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे और भी बहुत सारे विचारक हैं जिन्हें हमें पढ़ना है कि वो स्वतंत्रता के बारे में क्या राय रखते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले विचारक की ओर आते हैं और अगला विचारक है एडम स्मिथ। एडम
एडम स्मिथ। देखिए एडम स्मिथ की पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इनकी बहुत बार पूछी जाती है, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, ये अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। ये किसकी बात करते हैं? ये अदृश्य हाथ और इनका एक स्टेटमेंट, लेसज फेयर, अहस्तक्षेप का अहस्तक्षेप का सिद्धांत, जिसमें ये कहते हैं राज्य क्या है, तो ये मतलब खुले बाजार व्यवस्था का समर्थन करते हैं कि राज्य जो है ना वो व्यवसाय, व्यापार या फिर किसी भी प्रकार के उसमें अपना हस्तक्षेप ना करे, खुला छोड़ दे व्यापार को, ठीक है। खुला छोड़ दे का मतलब वो मूल्यों का निर्धारण ना करे, जैसे एक मूल्य होता है ना जो राज्य के नियंत्रण में बाजार व्यवस्था होती है, जिसमें एडम स्मिथ या रिकार्डो माल्थस जैसे विचारक कहते हैं कि राज्य का कार्य क्या है, राज्य यहाँ पर क्या छोड़ दे, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की बात करते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि राज्य जब एक मूल्य निर्धारित कर देता है किसी भी एक वस्तु का, जब एक पेन का यदि राज्य ने मूल्य निर्धारण कर दिया कि एक पेन 5 रुपए में ही बिचेगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर क्वालिटी घट जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि इसका दाम उतना ही मिलना है, तो फिर वो नॉर्मली काम करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे खुली प्रतिस्पर्धा छोड़ दी जाए, जिसमें कि राज्य में जितने लोग रहते हैं वो क्या करेंगे, वो बेस्ट देने का प्रयास करेंगे, जिसका जितना बेस्ट प्रोडक्ट होगा जनता क्या करेगी, उसको उतना फिर वो खरीदेगी, और वहां पे इससे क्या होगा कि उसको उतना लाभ, वो उचित मूल्य प्राप्त करके उसका वो लाभ प्राप्त कर सकता है। तो ये लोग राज्य के नियंत्रण, जो राज्य बाजार व्यवस्था में नियंत्रण स्थापित करते हैं, ये कहते हैं कि राज्य जो है वो क्या व्यक्ति को अकेला छोड़ दे, यानी अहस्तक्षेप, इस मामले में पूंजीवादी मामले में राज्य जो है कम से कम हस्तक्षेप करे। ये अदृश्य हाथ, लेसस फेयर, ये शब्द याद रखिएगा, इनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले जो विचारक हैं वो है बेंथम। बेंथम सुरक्षा को, इनकी पुस्तक है बेंथम की अ फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, अ फ्रैगमेंट ऑफ, देखिए ये राज्य के सुरक्षा की बात करते हैं, ये किसे आवश्यक मानते हैं, राज्य द्वारा सुरक्षा को आवश्यक मानते हैं, ठीक है। ये किस प्रकार के विचारक हैं, ये उपयोगितावादी विचारक है, ये उपयोगितावादी विचारक हैं, ठीक है। किस प्रकार के मात्रात्मक उपयोगितावादी हैं, ये सुरक्षा को महत्व देते हैं, ये स्वतंत्रता को साधन मानते हैं, ये स्वतंत्रता को क्या मानते हैं, साधन मानते हैं। जेएस मिल क्या मानते हैं, वो स्वतंत्रता को साध्य मानते हैं और ये स्वतंत्रता को साधन मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो भी ये उदारवादी है, नकारात्मक या शास्त्रीय या फिर हर प्रकार के जो उदारवादी, जो जितने भी विचारक हैं, वो सब राज्य को क्या मानते हैं, साधन मानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्वतंत्रता की बात हो रही, स्वतंत्रता को ये क्या मानते हैं, साधन मानते हैं, जबकि जेएस मिल स्वतंत्रता को क्या मानते हैं, साध्य मानते हैं, ठीक है। साधन और साध्य क्या होता है, तो जैसे जो चीज हम उपयोग करते हैं या जो चीज हम जो उपभोग करता है वो क्या होता है, वो साध्य होता है, और जिसका हम उपभोग करते हैं वो क्या होता है, साधन होता है, ठीक है। जैसे हम क्या, हमारे लिए हम यदि घर में जैसे जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे फ्रिज क्या है, फ्रिज हमारे लिए एक साधन है, और हम क्या है, हम साध्य है, क्योंकि हम फ्रिज का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साधन और साध्य में इंपॉर्टेंट कौन होता है, साध्य इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि जो उपभोग करने वाला है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण किसे मानते हैं, स्वतंत्रता को किस ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, ठीक है। किसको मानते हैं, सुरक्षा को ज्यादा आवश्यक मानते हैं, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यानी यहाँ पर ये इसी का तो विरोध जॉन रॉल्स करते हैं कि अगर 51 लोग अधिकतम, मतलब 100 में से 51 भी हो गए तो वो अधिकतम हो गए, तो बाकी 49 लोगों की स्वतंत्रता को हानि भी पहुंचती है, तो 51 लोगों की स्वतंत्रता तो पूरी हो रही है। तो इस संदर्भ में, ये न्याय के संदर्भ में भी इनकी आलोचना कौन करते हैं, जॉन रॉल्स इनकी आलोचना
करते हैं इस संदर्भ में, ठीक है। तो बेंथम क्या मानते हैं, ये लोगों की सुरक्षा को ज्यादा आवश्यक मानते हैं, स्वतंत्रता को नहीं, ठीक है। तो वेपर ने भी इनके बारे में कहा है कि इनकी स्वतंत्रता का मतलब है कि या तो मृत्यु को चुन लो या तो स्वतंत्रता को चुन लो, ठीक है। तो यहाँ पर बेंथम के संदर्भ में वेपर क्या कहते हैं, या तो मृत्यु को चुनो या फिर स्वतंत्रता को, ठीक। तो यहाँ पर बेंथम का बस इतना ही हम लोग देखेंगे। अब आते हैं जे.एस. मिल, बहुत महत्वपूर्ण विचारक है स्वतंत्रता। जॉन लॉक के बाद यदि हम देखें तो स्वतंत्रता के बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक रूसो भी हैं, रूसो और जे.एस. मिल भी स्वतंत्रता के बहुत महत्वपूर्ण विचारकों में से एक है, जे.एस. मिल। इनकी कई पुस्तकें हैं, लेकिन स्वतंत्रता को लेकर इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो कौन सी है, ऑन लिबर्टी। 1859 में पुस्तक प्रकाशित होती है, ऑन लिबर्टी, ठीक है। अब ये स्वतंत्रता के क्या है, इनको अग्रदूत विचारक माना जाता है स्वतंत्रता का, ठीक है। व्यक्ति अपने मस्तिष्क और अपने शरीर का क्या होता है, संप्रभु होता है। व्यक्ति, एक व्यक्ति अपने मन व शरीर, मन व शरीर का संप्रभु, ठीक है। ये क्या मानते हैं कि एक व्यक्ति अपने मस्तिष्क का और मन का क्या होता है, संप्रभु होता है, ठीक है। अब देखिए ये स्वतंत्रता को कितने श्रेणियों में बांटते हैं, स्वतंत्रता के ये कई प्रकार बताते हैं। जैसे एक होता है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये इसके बहुत बड़े पक्षधर है। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर कौन है, ये बहुत बड़े पक्षधर हैं, ये सबके अभिव्यक्ति की बात करते हैं। ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग किसी एक व्यक्ति का मुंह नहीं चुप करा सकते, हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने विचारों को रखे, अपने विचारों को अभिव्यक्त करे, ठीक है। तो यहाँ पर सारे व्यक्ति, वाल्टेयर का भी एक कथन है कि मैं भले ही कितना भी असहमत क्यों ना हो किसी के विचारों से, कितनी भी वो बात मुझे क्यों ना बुरी लगती हो, लेकिन मैं विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मरते दम तक समर्थन करूंगा, ठीक है। यानी कि विचार सबको, भले मैं उससे सहमत नहीं हूँ, सामने वाला बात कह रहा है मैं उससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन हम उसके मुंह को चुप नहीं करा सकते। हमें उसे पूरा अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, अपने विचार और अभिव्यक्ति दे सकता है, ठीक है। तो इस मामले में क्या है, ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत बड़े पक्षधर है। अब ये स्वतंत्रता को कार्य के अनुसार स्वतंत्रता को बांटते हैं, कार्य के अनुसार जो ये स्वतंत्रता को बांटते हैं, तो इसमें दो प्रकार की स्वतंत्रता आती है। एक होता है स्व विषयक, एक होता है स्व विषयक और एक होता है पर विषयक। एक स्व विषयक कार्य होता है और एक पर विषयक कार्य होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक तो ये क्या कहते हैं कि हर प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, अपने विचार और अभिव्यक्ति देने का अधिकार है। यहाँ पे राज्य जो है ना वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करता। ये उनका जे.एस. मिल का स्टेटमेंट है कि जो ये बहुमत है समाज में, जो ये बहुमत है ना, समाज का बहुमत, ये जो है ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता है। अब ये कैसे बाधित करता है, यहाँ पे यदि हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे आप समाज में देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि आप उन बातों का समर्थन नहीं करना चाहते, ये आपको तर्क के आधार पे कई बातें गलत लगती हैं, लेकिन क्योंकि समाज में बहुमत उस बात को मानता है, बस इसीलिए आप उस बात को कहने से डरते हैं, ठीक है। यदि कहीं पे जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़े मान लीजिए कि गांव, जैसे यदि हम बात करें कि कोई बहुत बड़े संत आए हैं, बहुत बड़े संत हैं,
ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, वो किसी बात को कह रहे हैं कि चलो वो कोई अतार्किक ही बात कह रहे हैं, महिलाओं के संदर्भ में मान लो कुछ कह रहे हैं कि महिलाओं को घर में रहना चाहिए या फिर किसी भी मुद्दे पर वो कुछ ऐसी बात करें। अब किसी व्यक्ति का मन है कि हम इस पर क्या करें, हम इसे रोक लें, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक बहुमत समाज होगा, यदि वो उसका पक्ष ले रहा है तो उस व्यक्ति की आवाज क्या हो जाएगी, चुप हो जाएगी, दब जाएगी। यहाँ पे जेसमिन इसी की बात करते हैं कि कभी-कभी बहुत सारे लोग भी हो सकता है कि गलत के पक्ष में हो और एक व्यक्ति जो कह रहा है वो भी सही हो। जरूरी नहीं कि हर बार जो है ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति जो बात कह रहे हैं वो सही हो। तो यहाँ पर सबको अपने विचार प्रकट करने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुमत यहाँ पे ये कहते हैं राज्य स्वतंत्रता पर वो नहीं कर पाता। यहाँ पर बहुमत समाज जो है ना वो स्वतंत्रता को क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा बाधित करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक है इनका स्व विषय कार्य। ये कार्य को दो प्रकार से बांटते हैं। एक व्यक्ति के पास क्या होता है, स्व विषय कार्य। एक व्यक्ति अपने निजी जीवन में क्या कर रहा है जिससे दूसरों को हानि नहीं पहुंच रही है, तो इसे कोई अधिकार नहीं है कि राज्य इनके कार्य में हस्तक्षेप करे। यहाँ व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है। इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार के रोक की जरूरत नहीं है, यानी राज्य इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि ये स्व विषय कार्य, जिन कार्यों को करने से उसके निजी जीवन के अलावा किसी दूसरे के जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि यदि वह मतलब शराब का भी सेवन कर रहा है तो अगर दूसरे के जीवन में उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो राज्य उसे नहीं रोक सकता है, ठीक है। वो अपने निजी जीवन में 10 बजे तक सो रहा है या वो अपने निजी जीवन में क्या कर रहा है, अगर इससे दूसरों को प्रभावित नहीं पड़ रहा है तो वो अपने निजी मामलों में किसी भी व्यक्ति को या कि राज्य को या समाज को इसके निजी जीवन में दखल देने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर ये क्या है, पूरी तरह से स्वतंत्र है। अब पर विषय कार्य में यहाँ पर क्या राज्य क्या लगा सकता है, युक्ति युक्त प्रतिबंध राज्य लगा सकता है। युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। यहाँ पे हानि और क्षति का सिद्धांत, जेएस मिल का हानि और ये जो क्षति का सिद्धांत है ना, यहाँ पर ये लागू होता है। हानि और क्षति का सिद्धांत का क्या आशय है कि जब किसी व्यक्ति के कार्य से दूसरे व्यक्ति के कार्य को हानि पहुंचती है, क्षति पहुंचती है, तो ऐसे कार्य को रोकने के लिए राज्य क्या करेगा, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाएगा, ठीक है। यहाँ पर सहमति पर आधारित कार्य न होना भी हानि क्षति में के तहत सहमति पर आधारित कार्य का न होना, सहमति पर आधारित कार्य का ना होना इनका हानि और क्षति का सिद्धांत है। किसका, जेएस मिल का, ठीक है। जेएस मिल के स्वतंत्रता को क्रियात्मक स्वतंत्रता भी कहते हैं। जेएस मिल के स्वतंत्रता सिद्धांत को जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता को सॉरी क्रियात्मक स्वतंत्रता भी कहते हैं। क्रियात्मक स्वतंत्रता सिद्धांत भी कहते हैं। ये किसके तुल्य है, ये गांधी जी के स्वराज्य के तुल्य है। ये गांधी जी के किसके तुल्य है, स्वतंत्रता क्रियात्मक स्वतंत्रता गांधी जी के ग्राम जो स्वराज्य है उसके तुल्य है, ठीक है। तो ये हाँ सॉरी बौद्धिक स्वराज्य के तुल्य है, ठीक है। किसके तुल्य है, बौद्धिक स्वराज्य के, गांधी जी के बौद्धिक स्वराज्य के इनकी क्रियात्मक स्वतंत्रता गांधी जी के बौद्धिक
स्वराज्य के समान। ठीक है, मैकफर्सन इन्हें क्या कहते हैं? सीबी मैकफर्सन इन्हें विकासजनक स्वतंत्रता का अग्रदूत मानते हैं। विकासजनक इन्हें विकासजनक स्वतंत्रता का समर्थक मानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये सहमति पर आधारित स्वतंत्रता की बात करते हैं। लोकतंत्र के सिद्धांत में भी इनको विकासजनक लोकतंत्र का सहभाग वो माना जाता है, जेएस मिल को। ठीक है, तो जेएस मिल को याद रखिएगा, ये विकासजनक उससे भी संबंधित है, विकासजनक स्वतंत्रता से भी संबंधित है। ठीक है, अब देखिए इनका कुछ सिद्धांत है। एक है इनका पूर्व सत्यापित सिद्धांत, जेएस मिल का है। एक मिनट, इससे पहले आप इसको लिख लीजिए, बारकर क्या कहते हैं? बारकर बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, बहुत बार पूछा। बारकर का बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि मिल, जेएस मिल खोखली स्वतंत्रता का अग्रदूत, खोखली स्वतंत्रता का अग्रदूत। ठीक, तो यहाँ पे जेएस मिल खोखली स्वतंत्रता का अग्रदूत है, ऐसा कौन कह रहे हैं? तो ये ऐसा बारकर कह रहे हैं। ठीक है, और मैकफर्सन इनको क्या कह रहे हैं? मैकफर्सन इनको कह रहे हैं कि ये विकासवादी स्वतंत्रता के जनक हैं। ठीक है, अब देखिए इनका कुछ सिद्धांत है स्वतंत्रता को लेकर। एक इनका सिद्धांत है पूर्व सत्यापित सिद्धांत, इसका नाम याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए इनका जो सिद्धांत है वो कौन सा है? पूर्व सत्यापित सिद्धांत। पूर्व सत्यापित, देखिए इनका जो पूर्व सत्यापित सिद्धांत है ये क्या है कि व्यक्ति का एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ क्या है? अन्योन्याश्रित संबंध है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अन्योन्याश्रित संबंध। यहाँ पे औचित्य के हिसाब से, एक औचित्य के हिसाब से प्रतिबंध स्वतंत्रता में लगाए जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से क्या होता है? एक दूसरे से वो संबंधित होता है। अगर एक व्यक्ति चाहे कि जैसे हम स्वतंत्रता का खूब प्रयोग करें, ठीक है, अब जैसे कि हम खूब तेज से क्या स्पीकर चालू कर दे, लाउड स्पीकर में लगा दे, अब उससे कोई दूसरा स्टूडेंट है वो पढ़ रहा है, मान लो उसको दिक्कत हो रही है, यानी उसकी स्वतंत्रता तो बाधित हो रही है। हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ क्या होता है? एक अन्योन्याश्रित संबंध होता है। यही कौन कहता है? पूर्व सत्यापित सिद्धांत। जेएस मिल का पूर्व सत्यापित सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से क्या होता है? अन्योन्याश्रित संबंध होता है। ठीक है, और चेतना का अंतरस्थ ज्ञान क्षेत्र, दूसरा ये क्या कहते हैं? चेतना का अंतरस्थ ज्ञान क्षेत्र, इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति को अपने विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, हर व्यक्ति के पास अपना क्या होता है कि ज्ञान क्षेत्र होता है, और सबको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये इनका चेतना का अंतरस्थ ज्ञान। जैसे ये मैं शब्दावली इसलिए लिखा रही हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम में आता है कि पूर्व सत्यापित सिद्धांत किसका है, तो ध्यान रखिएगा, या इसका क्या आशय है, तो पूर्व सत्यापित सिद्धांत का अन्योन्याश्रित, ध्यान रखिएगा, उससे आशय है। चेतना का अंतरस्थ ज्ञान क्षेत्र का विचार और अभिव्यक्ति से आशय है। और उसके बाद ये कहते हैं व्यक्तिकता का सिद्धांत, ये स्वतंत्रता का अंतिम सिद्धांत है, व्यक्तिकता का सिद्धांत।
स्वतंत्रता का अंतिम सिद्धांत क्या है? व्यक्तिकता का सिद्धांत। व्यक्तिकता का ये क्या है? ये सबसे व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति का ये अंतिम उद्देश्य है। व्यक्तिकता की प्राप्ति कब होगी? व्यक्तिकता की प्राप्ति तब होगी जब प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकेगा? जब प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार होगा कि वो क्या कर सके, वो अपने विचार अभिव्यक्ति को प्रकट कर सके, वो दूसरे के द्वारा उसकी स्वतंत्रता का हनन न किया जाए या वो किसी की स्वतंत्रता का हनन न करे। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों चीजें जब प्राप्त होंगी तो क्या होगा? तब जाकर यहाँ पे स्वतंत्रता का उद्देश्य जो है वो पूर्ण होता है। ठीक है, तो जेएस मिल जो है स्वतंत्रता के बहुत बड़े पक्षधर इसीलिए माने जाते हैं कि ये प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। यहाँ पर ये बात करते हैं कि किसी की भी बातों को बिल्कुल काटना नहीं चाहिए। तो देखिए, स्वतंत्रता का मतलब यही होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि आप कुछ चाहते हैं बोलना, कि कहीं पे भी कुछ चाहते हैं, आपके मन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग हैं आपकी बातों को बोलने ही नहीं दे रहे हैं, आपके विचार ही आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्या हैं? आप स्वतंत्र नहीं हैं, कहीं ना कहीं आप बंधन में हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको रुकावट, आप क्योंकि अपने अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं ना अपनी बातों को। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आगे चलकर हम देखेंगे कि स्वतंत्रता में क्या है, आज क्या हम स्वतंत्र हैं? अभी आगे कुछ विचारकों को पढ़ेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे विचार, बहुत सारे ऐसे बहुमत विचार जो हमारे मस्तिष्क पर कब्जा किए हैं कि हम स्वतंत्र सोच ही नहीं पाते हैं। यहाँ पे स्वतंत्र सोच की भी बात है। क्या हम स्वतंत्र सोच पाते हैं समाज में? क्या हमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे बहुमत की बातें हैं जो हमें केवल वही सोचने पर मजबूर करती हैं जो जैसा वो सोचना, मतलब जैसा वो चाहती है कि हम सोचें। ठीक है, हम हमारा स्वतंत्र सोच अब धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम मौलिक तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं। जो चीज़ें पहले से बता दी गई हैं, जो चीज़ें पहले से निर्धारित कर दी गई हैं, हम उसी को मानते चले आ रहे हैं। ठीक है? अब जैसे अगर हम एक अगर इंडिविजुअल फैमिली की ही बात करें, तो फैमिली में जैसे जो सिस्टम चले आ रहे हैं, जैसे कि महिलाओं को भी लेकर बहुत सारे आज भी हैं कि बहुत सारे प्रतिबंध हैं, ठीक है? जिसमें कि एक सिस्टम है कि बस उसी में रहना है। अब वो उसको उसका विरोध नहीं कर सकती, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती क्योंकि क्या है कि एक बहुमत बहुत बड़ा समाज है जो उसको क्या देता है, एक मान्यता देता है। कहीं न कहीं वो भी उस बात को क्या करती है, मानने लगती है। ऐसे ही समाज में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लोग अपने तर्क रख सकते हैं, इंडिविजुअल बातें रख सकते हैं, लेकिन वो रख नहीं पाते। जैसे राजा राम मोहन राय थे, वो क्या थे? उनके स्वतंत्र विचार थे, जिन्होंने क्या किया, पहली बार यहाँ पर आधुनिकतावाद के जनक, पुनर्जागरण के जनक क्यों माने जाते हैं? क्योंकि उन्होंने एक नए तरीके से बातों को रखा। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो जो पुरानी बातें हैं जो आज प्रासंगिक नहीं है उसको भी मान रहे हैं, एक बहुमत बहुत बड़ा समाज उसको मान्यता दे रहा है तो हम भी उसको मान रहे हैं। तो स्वतंत्रता का मतलब जब हम क्या कैसे सोचने लगते हैं, जब हम इंडिविजुअल, अब हमारे विचार अभिव्यक्ति जो हैं वो हमारे अपने होते हैं, हमारे मौलिक विचार के होते हैं, यानी कि तब हम क्या सोचते हैं, तब हम स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। तो यहाँ पे विचार अभिव्यक्ति को, स्वतंत्रता को सबसे महत्वपूर्ण कौन मानते हैं? तो जेएस मिल मानते हैं। ठीक है, इनके 3 सिद्धांत याद रखिएगा। पूर्व सत्यापित सिद्धांत, चेतना का अंतरस्थ सिद्धांत जो विचार अभिव्यक्ति से संबंधित है, व्यक्तिकता का सिद्धांत ये जो है, ये क्या है? ये स्वतंत्रता प्राप्ति का अंतिम उद्देश्य है। जब व्यक्ति अपने को क्या करता है, प्राप्त करता है, कैसे? अगर ये दोनों प्राप्त हो जाते हैं, विचार अभिव्यक्ति और एक दूसरे व्यक्ति के, जब हम स्वतंत्रता को बाधित नहीं करते। अब इनके, हाँ, यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, इनकी क्रियात्मक स्वतंत्रता गांधी की बौद्धिक स्वराज के समान है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने 2 कैटेगरी बनाई है। एक इनके स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता विचार और अभिव्यक्ति की है, और दूसरी कार्य के है, एक स्व-विषयक कार्य और एक पर-विषयक कार्य। व्यक्ति स्व-विषयक कार्य में पूरी तरह से स्वतंत्र है। यहाँ पर पूरी तरह से उसे बंधन का क्या है, बंधनों का पूरी तरह से अभाव है। और यहाँ पे क्या है, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसे कार्य जिससे दूसरों को हानि ना हो। व्यक्ति अपने घर में चाहे 10 बजे तक सो रहा है, कुछ भी बना के खा रहा है,
यदि उससे किसी को दूसरे को हानि नहीं पहुंचती है तो यहाँ पे उसे कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। पर विषयक में ऐसे कार्य जैसे हम डीजे खूब तेज बजा बजा रहे हैं जिससे दूसरों को परेशानी हो रही है, या फिर हम मतलब कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे दूसरों को क्या हो रही है, हानि पहुंच रही है, दूसरे की स्वतंत्रता बाधित हो रही है। ठीक है, तो ऐसी स्वतंत्रता क्या है, ऐसे स्वतंत्रता में राज्य या समाज द्वारा क्या लगाया जा सकता है, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। देखिए जेएस मिल जो है वो नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, लेकिन इनकी जो पुस्तक एक आती है बाद में, पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ, इनकी पुस्तक आती है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1867 में। इसका जो चौथा संस्करण आता है, यहाँ पर जेएस मिल क्या हो जाते हैं, यहाँ पे जेएस मिल सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में आ जाते हैं। ठीक है, वैसे मूलतः वो क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में है या नकारात्मक उदारवादी इन्हें मानते हैं। लेकिन अंतिम समय में जहां पे 1867 में ये चौथे संस्करण में ये जिस इनकी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में जिस प्रकार की ये बातें करते हैं, इससे ये किसके पक्षधर रखते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में आते हैं। ये स्त्री पुरुषों के लिए समान अधिकार की भी बात करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आते हैं हम लोग, अ, ये तो हो गए आपके नकारात्मक उदारवादी, कौन से, शास्त्रीय उदारवादी। ठीक है, परंपरावादी उदारवादी जो कि स्वतंत्रता के बारे में क्या सोचते हैं। अब हम आएंगे स्वेच्छा तंत्रवादी विचारकों के संदर्भ में, स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक क्या सोचते हैं। जो समकालीन उदारवादी है, समकालीन उदारवाद, जिसमें स्वेच्छा तंत्रवादी जो है, जिसमें प्रमुख विचारक कौन है, एफ ए हेयक है, रॉबर्ट फ्रीडमैन है, यहाँ पे कौन है, फ्रीडमैन है, मिल्टन फ्रीडमैन है, आइजिया बर्लिन है, आइजिया बर्लिन है। ठीक है, इनमें सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, एफ ए हेयक की बात करेंगे। एफ ए हेयक, इनको 1974 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। गुन्नर मिर्डल और एफ ए हेयक को 1974 में सामूहिक तौर पे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। ठीक है, और इन्होंने, इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है, एक 1944 में इनकी प्रकाशित पुस्तक है रोड ऑफ, रोड टू सर्फडन, रोड टू सर्फ, गुलामी का पथ या दास्ता का पथ, इनकी पुस्तक है 1944 में, जिसमें इन्होंने स्वतंत्रता के विचार, इनकी दूसरी पुस्तक है लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, इनकी दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी जो पुस्तक है इनकी, एक तो इनकी 1973 में आती है। ठीक है, एक इसी लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी के साथ ही इन्होंने उसमें एक थोड़ा सा, इनका शीर्षक थोड़ा सा और बढ़ गया था, द
मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस 1976 के आसपास, मतलब इसका पूरा नाम है लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। और एक इंडिविजुअल इनकी पुस्तक है लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, 1973 में ये आती है। ठीक है, और इनकी एक महत्वपूर्ण, देखिए इनकी किताबें बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये सब किताबें जो हैं आपके नेट के एग्जाम में या फिर कोई भी आप कम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, तो ये सारी किताबें मिलान करने के लिए आ जाती हैं कि कौन किसकी पुस्तक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा रोड टू सर्फिडम, लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, ये किसकी पुस्तक है? तो ये F.A. हेयक की पुस्तक है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, एक इनकी और पुस्तक है, लिख लीजिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। अब ये किसकी बात करते हैं? देखिए ये किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो ये भी ये ये समकालीन उदारवादी में है और ये उदारवाद के पक्षधर हैं। ये भी खुली बाजार व्यवस्था की बात करते हैं। ये भी कहते हैं कि राज्य को जो बाजार व्यवस्था है उस पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए, उसमें खुला छोड़ देना चाहिए। ठीक है, लेकिन हाँ ये कुछ मामलों में ये कहते हैं कि जैसे भुखमरी के लिए या फिर उसके लिए राज्य व्यवस्था कर सकता है, लेकिन बाजार व्यवस्था में राज्य क्या करेगा? पूरी तरह से वो मतलब नियंत्रण नहीं करेगा, पूरी तरह से खुला छोड़ देगा। ये विकल्पों की उपस्थिति को बहुत महत्वपूर्ण देते हैं। ये कहते हैं राज्य में क्या होना चाहिए? विकल्पों की उपस्थिति होनी चाहिए। विकल्पों की उपस्थिति होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए? विकल्प होने चाहिए। विकल्प का क्या आशय है? विकल्प का ये आशय है कि हमारे पास हम स्वतंत्रता का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे हम कहाँ पे, जैसे बच्चों का हम एडमिशन कराना चाहते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि बच्चे का एडमिशन अच्छे से अच्छे स्कूल में हो जाए। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हमारे आसपास में केवल एक ही स्कूल है, एक ही विद्यालय है, लेकिन अब हमें मजबूरन वहीं पे जाना पड़ेगा, हमारे पास विकल्प नहीं है। विकल्प का मतलब हमारे पास कई विकल्प हैं, हमें उसे चूज करने की स्वतंत्रता होगी। हम कहीं नौकरी करना चाहते हैं, ठीक, अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हमारे पास बहुत कम एक ही ऑप्शन है, मजबूरी में हमें वही काम करना पड़ेगा, कि विकल्प नहीं है। विकल्प का मतलब कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हों जिनको हम चुन सकते हैं, तो ये स्वतंत्रता को विकल्पों की उपस्थिति के रूप में मानते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं स्वतंत्रता का आशय दूसरे की स्वेच्छाचारी इच्छा से स्वतंत्रता है। दूसरे की स्वेच्छाचारी इच्छा से स्वतंत्रता है। कोई व्यक्ति है और वो हमसे मनमाना कार्य करवा ले, तो हम क्या है? हम गुलाम हैं, क्योंकि हम उसके मन मर्जी काम कर रहे हैं। यानी कि हमारे दूसरा कोई हमसे स्वेच्छाचारी रूप से कार्य न करा सके। ठीक है, हम अपने अपने कम से कम अपने विचार अभिव्यक्ति मिल की तरह उसमें हम इतने स्वतंत्र हों कि हम अपने हिसाब से काम करें। ठीक है, तो स्वेच्छाचारी इच्छा से स्वतंत्रता, दूसरे की स्वेच्छाचारी इच्छा से स्वतंत्रता कौन मानते हैं? F.A. हेग मानते हैं। फ्रीडमैन भी ऐसा ही कुछ कहते हैं कि हम जिसके साथ रहते हैं और यदि वह हमें अपने कार्य कराने के लिए बाध्य कर लेता है या अपनी बात मनवाने के लिए बात कर लेता है, तो हम स्वतंत्र नहीं है। यदि हम उसकी बात मानने को बाध्य नहीं है, तभी हम स्वतंत्र हैं, ऐसा फ्रीडमैन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें इनका ये 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं। राजनीतिक, आंतरिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता शक्ति के रूप में, और व्यक्तिगत। आंतरिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? उच्चतर विचार, सोचने समझने की हमारी जो शक्ति है, उच्चतर विचार के रूप में ये स्वतंत्रता की बात करते हैं। कौन? F.A. हेयक। याद रखिएगा ये 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं। F.A.
एक राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता, शक्ति के रूप में स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, आंतरिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति के उच्चतर विचार। ये कब होंगे? जब हमें क्या मिलेगा? हमें अपना व्यक्तिगत विकास करने का जब अधिकार मिलेगा, जब हमारे पास शिक्षा होगी, जब हमें सोचने समझने की जो शक्ति है वो ज्यादा से ज्यादा होगी, तब हमारा क्या होगा? तब हम आंतरिक रूप से क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी बात करते हैं कि व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति क्या है? विकल्पों को चुनने में स्वतंत्र है, ठीक है? अपने अधिकारों के लिए वो स्वतंत्र है, ठीक है? तो ये सब क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ठीक? तो क्रिश्चियन बे इनकी वो करते हैं, आलोचना करते हैं। क्रिश्चियन बे कहते हैं कि हेयक जो है वो किसी विशेष समुदाय का क्या है? अधिवक्ता है। हेयक जो है वो किसी विशेष समुदाय का क्या है? अधिवक्ता है, ऐसा कहकर इनकी निंदा करते हैं। अब हेयक से आपको संबंधित केवल 2-3 बातें याद रखनी है। एक, इनके ये जो 4 प्रकार है, राजनीतिक, आंतरिक, शक्ति के रूप में और व्यक्तिगत स्वतंत्रता याद रखनी है। मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि शक्ति के रूप में स्वतंत्रता का समर्थन कौन करता है? एफ ए हेयक करते हैं, ठीक है? या फिर ये 4 प्रकार दे दे कि कैसे स्वतंत्रता की बात करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, राजनीतिक, आंतरिक, शक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं। यहाँ पे और जो आपसे पूछा जा सकता है, इनकी किताब पूछी जा सकती है। एफ.ए. हेयक क्या इनको नोबेल पुरस्कार जानते रहिए, नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला है, ठीक है? रोड टू सेल्फडन इनकी क्या है? एक पुस्तक है, ठीक? लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी इनकी एक पुस्तक है। द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस इनकी पुस्तक है, जो कि इसी का द लॉ लेजिस्लेशन का के साथ ही मतलब इसको बड़े रूप में फिर से प्रकाशित करवाया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनकी रोड टू सर्फडन, इसको जरूर याद रखिएगा। ये 1944 में प्रकाशित होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी ये 1960 में इनकी जो पुस्तक है ये प्रकाशित होती है, ठीक है? तो इन्हें बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अब मिल्टन फ्रीडमैन क्या कहते हैं स्वतंत्रता को लेकर। ये भी कुछ इन्हीं की तरह बात करते हैं, किसकी तरह? ये भी स्वेच्छातंत्रवादी है, हेयक की तरह ही बात करते हैं। इनकी किताब याद रखिएगा, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम इनकी पुस्तक है, 1962 में आती है। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम कौन है? तो मिल्टन फ्रीडमैन है। ये किससे प्रभावित है? हर्बर्ट स्पेंसर से प्रभावित है। ये हर्बर्ट स्पेंसर से प्रभावित है, मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है? इनकी पुस्तक है, ये 1962 में आती है। एक कौन सी? कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम जो किताब है इनकी, ये 1962 में आती है। ये भी हर्बर्ट स्पेंसर के समर्थक हैं। ये भी एफ.ए. हेयक की तरह ही मानते हैं कि यदि हम किसी के साथ रहते हैं तो कोई व्यक्ति हमें अपने अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, ठीक है? स्वतंत्रता का एक आशय है कि उसका सहयोगी उसे किसी कार्य को करने के लिए बाध्य ना करे, ठीक है? इनका स्टेटमेंट यही है कि स्वतंत्रता का आशय यही है कि सहयोगी व्यक्ति किसी इच्छा के बिना एक व्यक्ति सहयोगी द्वारा सहयोगी अ, व्यक्ति सहयोगी व्यक्ति किसी सहयोगी व्यक्ति बल या बल प्रयोग द्वारा सहयोगी व्यक्ति बल द्वारा बाध्य करे, बाध्य करे, ठीक है? बल द्वारा बाध्य करे, ठीक है? बल द्वारा बाध्य
ना करे। सहयोगी व्यक्ति जो है वो बल द्वारा हमें बाध्य न करे किसी कार्य को करने के लिए। ठीक है, ये किसके समर्थक हैं? तो ये पूंजीवादी व्यवस्था के, प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवाद के, ये भी पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक हैं, प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवाद के समर्थक। इसे भी याद रखिएगा आप, ये दो बातें। फ्रीडमैन की याद रखिएगा, फ्रीडमैन हर्बर्ट स्पेंसर से प्रभावित है। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, इस बुक को याद रखिएगा कि कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 में आती है। स्वतंत्रता का आशय ये क्या कहते हैं? सहयोगी व्यक्ति द्वारा बल या के लिए बाध्य न किया जाए। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा एफ.ए. हेयक भी कहते हैं। एफ.ए. हेयक क्या कहते हैं? दूसरों की स्वेच्छाचारी इच्छा से हमें क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। कुछ इसी प्रकार से मिल्टन फ्रीडम भी कहते हैं कि सहयोगी व्यक्ति द्वारा हमें बल प्रयोग द्वारा किसी कार्य को करने के लिए बाध्य न किया जाए। यही क्या है? यही स्वतंत्रता है। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गए मिल्टन फ्रीडमैन। यहाँ पे याद रखिएगा पूंजीवादी और प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवाद। अब चलिए, इंपॉर्टेंट विचारक एक और हैं, इनको हम लोग पढ़ते हैं। आइजे बर्लिन, ये क्या कहते हैं स्वतंत्रता के संदर्भ में? इजाया बर्लिन ये क्या स्वतंत्रता को लेकर कहते हैं? तो इनकी पुस्तक याद रखिएगा, टू कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, टू कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। और इनकी दूसरी पुस्तक है फोर एजे, फोर एजे ऑन लिबर्टी, टू कॉन्सेप्ट ऑन लिबर्टी ऑफ लिबर्टी। और 1958 में है फोर एसे ऑन लिबर्टी, ये 1958 में इनकी किताब है। और इनकी है फोर एसे ऑन लिबर्टी। ये इसको टू कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, टू कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम या टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी ही है, फ्रीडम नहीं, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इसको याद रखिए। ठीक है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। देखिए, स्वतंत्रता को लिबर्टी यहाँ पे कहा जाता है, फ्रीडम नहीं। फ्रीडम का मतलब पूरी तरह से बंधन का अभाव, उसे फ्रीडम कहते हैं। एक सामान्य भाषा में हम उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन लिबर्टी शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो राजनीतिक संदर्भ में हम लिबर्टी शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए, अब आइजा बर्लिन जो है वो स्वतंत्रता को लेकर क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पे इन्होंने ना दो प्रकार की बात कही। एक नकारात्मक स्वतंत्रता की बात कही, ये स्वतंत्रता के दो प्रकार बताते हैं, एक नकारात्मक स्वतंत्रता और एक क्या कहते हैं? सकारात्मक स्वतंत्रता। ये इसको विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करते हैं। इनसे पहले ऐसे कौन से विचारक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के दो प्रकार बताए हैं? तो टी.एच. ग्रीन, थॉमस अल्वा जो ग्रीन है, टी.एच. ग्रीन, इनको हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे। टी.एच. ग्रीन जो है ये भी सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता को परिभाषित करते हैं, लेकिन इसका डिटेल रूप में कौन परिभाषित करता है? तो नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में आइजे बर्लिन जो है स्वतंत्रता को दो प्रकार के बात करते हैं। लेकिन ये समर्थन किसका करते हैं? तो ये समर्थन जो है, समर्थक किसके हैं? नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं आइजे बर्लिन। ठीक है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इसी में ये नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रॉल्स और मैक्लाविन, जॉन रॉल्स और मिल, इनका नाम है, थोड़ा सा इनका अजीब सा नाम है, एक मिनट, मैक्लावेन, हाँ मैक्लावेन, मैक्लावेन जो है ये इनके इस कॉन्सेप्ट को नकार देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये।
कि रॉल्स और मैक्लावेन जो है ना वो नकारात्मक आइजिया बर्लिन के नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता को नकार देते हैं, इकहरी स्वतंत्रता की बात करते हैं। ये स्वतंत्रता की इकहरी संकल्पना की बात करते हैं कौन? जॉन रॉल्स और मैक्लावेन। ठीक है, अभी हम लोग सकारात्मक को पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन क्योंकि ये इसके संदर्भ में है तो इसे याद रखिएगा। मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न आता है कि कौन से विचारक आइजिया बर्लिन के नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता को नकारते हैं, तो जॉन रॉल्स जो है वो इनके नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता को वो करते हैं, मतलब कि नकार देते हैं। देखिए आइजिया बर्लिन क्या कहते हैं? आइजिया बर्लिन कहते हैं ना, जो जैसा है वो वैसा है, उसको वो बनाने की जरूरत नहीं है। ये मूल्य बहुलवाद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मूल्य बहुलवाद की बात करते हैं। ये कहते हैं कि न्याय न्याय है उसे स्वतंत्रता से मत जोड़िए, समानता समानता है उसे न्याय से मत जोड़िए, और स्वतंत्रता जो है वो क्या है? इसके अपने अलग मूल्य हैं, इसके अलग मूल्य हैं और इसके अलग मूल्य हैं। किसी की स्वतंत्रता को, किसी को समानता देने के लिए किसी दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित मत करिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहते हैं कि यदि कोई बाज की तरह नहीं उड़ सकता, ठीक है, यदि कोई वैल की तरह नहीं तैर सकता, तो इसमें उसकी गलती है, ना कि किसकी? राज्य उसे दौड़ाने के लिए उसे मतलब उस पर पंख लगाने का प्रयास न करे, क्योंकि ये उसकी प्रॉब्लम है। तो राज्य, अगर कोई व्यक्ति उस योग्य नहीं है और उसमें वो क्षमता नहीं है, तो उसे योग्य बनाने के लिए राज्य जो है कुछ ऐसे प्रयास न करे। तो इनका ये स्टेटमेंट बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि किसने कहा है कि यदि बाज की तरह पंख नहीं है, वेल की तरह तैरने की शक्ति नहीं है, तो जो जैसा है वो वैसा है, राज्य उसको बहुत ज्यादा बनाने का प्रयास ना करे। ठीक है, ठीक है, ये एकत्ववाद के विरोधी हैं। ठीक है, ये किसके विरोधी हैं? तो ये मूल्य बहुलवाद के समर्थक हैं और इकहरी नागरिकता के विरोधी हैं। ठीक है, कौन? ये आइजिया बर्लिन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। इनका स्टेटमेंट है कि यदि वह कोई बाज की तरह, ये कहते हैं कि यदि कोई बाज की तरह उड़ नहीं सकता और बैल की तरह तैर नहीं सकता, तो यह उसकी कमी है। राज्य अनावश्यक उसके लिए प्रयास न करे। ठीक है, उसके लिए दूसरे के उसको बाधित न करे। ठीक, तो ये कौन कहते हैं? आइजिया बर्लिन कहते हैं। आइजिया बर्लिन से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? ये नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। इनकी पुस्तक कौन सी है? टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। और दूसरी पुस्तक कौन सी है? फोर एसे ऑन लिबर्टी। ठीक है, ये इकहरी नागरिकता के विरोधी हैं। किसकी बात करते हैं? मूल्य बहुलवाद की बात करते हैं। मूल्य बहुलवाद, जैसे कि मैंने बताया कि समानता अलग होती है, न्याय अलग होता है, स्वतंत्रता अलग होती है। किसी को समानता देने के लिए किसी दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित करने की आवश्यकता नहीं है। इसी के अनुसार इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि जो जैसा है वो वैसा है, उसे योग्य बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित करने की जरूरत नहीं है। तो आइजिया बर्लिन जो है ये इसके नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। रॉल्स और मैक्लावेन इनके इसको नकारते हैं और ये इकहरी नागरिकता के समर्थक हैं। तो यहाँ से यदि प्रश्न बनेगा तो आपका ये बन सकता है कि कौन जैसे शब्दों को, क्योंकि आजकल जो प्रश्न बन रहे हैं ना, वो आपको तो पता है लेकिन उसमें कुछ ऐसे शब्दों को घुमा फिरा के देते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि है क्या। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर मान लीजिए आ गया इस संदर्भ में कि मूल्य बहुलवाद के समर्थक, स्वतंत्रता में मूल्य बहुलवाद को कौन मान्यता देते हैं, तो आइजिया बर्लिन जो है ये महत्व देते हैं। ठीक।
ठीक, तो ये तो हो गए नकारात्मक स्वतंत्रता के कुछ विचारक जिनके बारे में हमने पढ़ा, जिनमें हमने किन-किन को हेयक को पढ़ा, फ्रीडमैन को पढ़ा और किसे पढ़ा? आइज़ा बर्लिन को पढ़ा। हेयक क्या मानते हैं? हेयक जो है इनकी पुस्तक रोड टू सर्फडन है, 1944 में आती है, दास्ता के पथ पर, ठीक है? या गुलामी के पथ पर कह सकते हैं। उनकी दूसरी पुस्तक लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी है, ठीक? 1973 में आती है, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी इनकी पुस्तक आती है एफ ए हेयक की, ठीक है? ये किसके समर्थक? ये कहते हैं दूसरे की स्वेच्छा तंत्रवादी इच्छा से हमें क्या है, हम उससे प्रभावित ना हो या उसकी बात मानने के लिए बाध्य ना हो, ठीक है? उसके अलावा ये 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो इनके जो 4 प्रकार की स्वतंत्रता है, वो जानने के लिए है कि क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे राजनीतिक स्वतंत्रता है, आंतरिक स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता शक्ति के रूप में है। ये विकल्पों की उपस्थिति को भी अनिवार्य मानते हैं कि जो विकल्पों की ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, उपस्थिति हो, ये भी क्या है, इस स्वतंत्रता को मानते हैं। ठीक है? विकल्प हो चुनने के लिए, ठीक? और इनकी निंदा किसने की? क्रिश्चियन बे ने इनकी निंदा की है। ठीक है? उसके अलावा हमने देखा मिल्टन फ्रीडमैन की पुस्तक, ये हर्बर्ट स्पेंसर के समर्थक है, पूंजीवाद के समर्थक है, प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवाद का समर्थन करते हैं। ठीक है? इनका भी आशय क्या है? स्वतंत्रता का आशय यही है, सहयोगी बल द्वारा कोई बाध्य न करे, जैसा कि किसने कहा है? जैसा कि हेयक ने कहा है, कुछ उसी प्रकार से। ठीक है? उसके बाद हमने जो अगला विचारक हमने देखा वो कौन से हैं? आइज़ा बर्लिन है। ठीक है? टी.एच. ग्रीन इनसे पहले वो भी नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, परिभाषित करते हैं, लेकिन डिटेल में किसने बताया? डिटेल में आइज़ा बर्लिन ने नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की है। ठीक है? जिसमें मूल्य बहुलवाद का समर्थन किया, इकहरी नागरिकता के इकहरी स्वतंत्रता सॉरी यहाँ पे मैंने नागरिकता लिख दिया है, माफी चाहूंगी, यहाँ पे स्वतंत्रता होगा। इकहरी स्वतंत्रता के विरोधी है। ठीक है? इकहरी स्वतंत्रता के विरोधी है। ठीक है? तो आगे अब हम लोग आ जाएंगे सकारात्मक, जो हाँ, इनका स्टेटमेंट याद रखिएगा, बाज वाला और वेल वाला याद रखिएगा, आइजा बर्लिन का है। ठीक है? अब हम लोग सीधे आ जाएंगे किस पर? सकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक विचारक हैं उन पर आ जाएंगे। ये क्या है? सामाजिक व आर्थिक समता की बात करते हैं, आर्थिक समानता की बात करते हैं, ये कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, जिनमें हम लोग पढ़ेंगे आदर्शवादी विचारकों को पढ़ेंगे और सकारात्मक उदारवादियों को पढ़ेंगे। सकारात्मक उदारवादी या इन्हें हम आधुनिक उदारवादी भी कहते हैं। आधुनिक उदारवादी भी इन्हें हम कहते हैं, जिसमें कौन है? जैसे ग्रीन है, लास्की सॉरी ग्रीन तो उसमें आ जाएंगे, ग्रीन तो आदर्शवादी में आ जाएंगे। जॉन लॉक हैं, सॉरी सॉरी लास्की हैं, लास्की हैं और मैकाइवर और पेज हैं, हॉब हाउस हैं, क्रिस्टमैन है। क्रिस्टमैन आधुनिक समतावादी में आ जाएंगे, ये आधुनिक समतावादी में आ जाएंगे। यहीं पे हम लोग सॉरी आधुनिक नहीं, इन्हें उदार समतावादी, इन्हें हम कहते हैं उदार समतावादी, उदार समतावादी या समकालीन उदारवादी, या इन्हें हम कहते हैं समकालीन उदार। तो आगे की क्लास में हम लोग इन और हाँ साम्यवादी, और इसके समर्थक विचारक कौन है? समाजवादी या साम्यवादी विचारक और नव मार्क्सवादी। तो नव मार्क्सवादी और साम्यवादी विचारक जैसे एरिक फॉर्म, मार्क्यूज को, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे कि ये स्वतंत्रता के बारे में क्या कहते हैं। तो अगली जो क्लास होगी हमारी, वो सकारात्मक स्वतंत्रता के जितने जो समर्थक विचारक हैं, इनमें महत्वपूर्ण जैसे कि आपके साम्यवादी विचारक होने वाले हैं। यहाँ से आजकल प्रश्न बहुत आ रहे हैं, जैसे मार्क्यूज, हेर्बर्ट मार्क्यूज, एरिक फ्रॉम, ये लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है? यहाँ पे समकालीन उदारवादी में जॉन रॉल्स क्या कहते हैं।
ठीक है, उसके बाद अमर्त्य सेन क्या कहते हैं, डुओर्किन क्या मानते हैं स्वतंत्रता को, इनको हम लोग देखेंगे कि इनके अनुसार स्वतंत्रता क्या है। मैकफर्शन, सीवी मैकफर्शन सकारात्मक उदारवादी, वो क्या कहते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो हाँ, आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी आपको डाउट हो या फिर कुछ भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगली क्लास में मिलते हैं।